एक समय की बात है, शिवपुर गांव से थोड़ी ही दूर के जंगल से एक बारात जा रही थी। सभी बाराती बहुत खुश थे और वे नाच गा रहे थे। तभी दूल्हे को जोर से टॉयलेट आता है और वह अपने मामा केशव से बोलता है। अरे केशव मामा, अब नाचना भी बंद करिए और मेरी भी बात सुनिए। हाँ हाँ, बोल प्यारे भांजे, आज तेरा ही दिन है। आज तो तू यहाँ का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री। जो तू कहेगा आज सब सुनेंगे हम लोग। बोल भांजे बोल। मामा अब बस भी करो, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा है। कहाँ करें, जल्दी से बताओ। भांजे, तुम यही सबके सामने तो करोगे नहीं, कहीं पेड़ के आड़ में जाकर कर लो। हम तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी एक बाराती वहाँ आता है और उन दोनों से कहता है, अरे तुम दोनों मामा भांजे यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भैया, सबका तो पता नहीं, पर मेरा भांजा कल एक मुसीबत अपने साथ घर लेकर के जरूर जा रहा है। फिर केशव बारात के साथ वहीं रुक जाता है और दूल्हा वहाँ से थोड़ी दूर झाड़ियों में हल्का होने चला जाता है। तभी वह देखता है कि झाड़ियाँ जोर जोर से हिल रही हैं। यह देखकर दूल्हा बोला, अरे ये कैसा शोर है? लगता है झाड़ियों के पीछे कोई है, मुझे देखना होगा। इतना बोलकर दूल्हा झाड़ियों की ओर जाता है। तभी उसे उधर से पायल के छनकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर दूल्हा मन ही मन बोलता है, अरे ये पायल की आवाज़ कैसी? लगता है कोई औरत वहाँ है। लेकिन इतनी रात में इतने घने जंगल में औरत क्या करेगी? मुझे चलकर देखना चाहिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ता है। तभी उसे एक औरत दिखाई पड़ती है जो दुल्हन के कपड़े पहनी हुई थी। वह दुल्हन आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। यह देखकर दूल्हा भी तेजी से उसके पीछे चलने लगा। अजी, आप इतनी रात को इस घने जंगल में अकेले कहाँ जा रही हैं? दूल्हे की आवाज सुनकर वह दुल्हन पलटती है, जिसे देखकर दूल्हे का डर से बुरा हाल हो जाता है और वह चीख पड़ता है, क्योंकि दुल्हन का सर धड़ से अलग होता है और उसका सर भी उसके साथ हवा में तैर रहा होता है। नहीं नहीं, बचाओ! आ! दूल्हे की चीख सुनकर चुड़ैल हंसने लगी और बोली, अरे मेरे राजा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं ही तो तुम्हारी दुल्हन हूँ। देखो ना, मैं कब से सज के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उधर दूल्हे का मामा केशव उसका इंतजार कर रहा था। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक मुकेशवा आया काहे नहीं? लगता है शादी के नाम से पेट खराब हो गया जनाब का। लेकिन काफी देर तक दूल्हे के ना आने पर बाराती और केशव परेशान हो जाते हैं और मुकेश को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी दूल्हा नहीं मिलता है। तो एक बाराती बोला, केशव भैया, लगता है ये मुकेशवा यहाँ से भाग गया है, तभी तो मिल नहीं रहा है। लगता है इसका कोई और चक्कर चल रहा था पहले से। चुप करो तुम, मेरा मुकेश ऐसा नहीं है। अब चलो सब लोग ढूंढो, कहीं कुछ गड़बड़ है। काफी देर ढूंढने के बाद भी बारातियों को मुकेश नहीं मिलता है। तो वे सब वापस गांव की ओर जाने लगते हैं। तभी वही सरकटी चुड़ैल आ जाती है। तुम्हारा दूल्हा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मैंने उसे मार दिया है। और अब तुम सबकी बारी है। ऐसा कहकर वह सरकटी चुड़ैल सारे बारातियों को मार देती है। इस भागम भाग में केशव वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और चुड़ैल उसे भी मरा हुआ जानकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब केशव को होश आता है, उस चुड़ैल ने सबको मार डाला और मेरे प्यारे भांजे को भी। मैं इस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। फिर केशव गांव जाकर गांव वालों को सरकटी दुल्हन के बारे में बताता है कि कैसे उसने पूरे बाराती को मार दिया। यह सब सुनकर गांव वाले भी घबरा जाते हैं और उस जंगल में ना जाने का निर्णय लेते हैं।
इस घटना को कई साल बीत जाते हैं और फिर से रात में उसी जंगल में एक बारात जा रही होती है। हा 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 हा, कई दिनों बाद इस जंगल से कोई बारात जा रही है। मुझे फिर से कई दिनों बाद इतने बारातियों को देखने का मौका मिलेगा। हा 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 हा। तभी वहाँ सरकटी दुल्हन आ जाती है, जिसे देखकर सभी बाराती डर जाते हैं। लेकिन जब तक वह सब वहाँ से भागते तब तक सरकटी दुल्हन ने सभी बारातियों को मार दिया। अगली सुबह गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चलता है और वे सब बहुत घबरा जाते हैं। जिसके बाद वह सब गांव के सरपंच के घर जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर सरपंच बोला, देखो भाइयों, ये तो चुड़ैल का मामला है। मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, कोई बड़ा तांत्रिक ही कुछ कर सकता है। उसकी बात सुनकर एक गांव का आदमी बड़े तांत्रिक को वहां लाता है। बाबा कुछ करिए आप, हमारे गांव पर सरकटी दुल्हन की नज़र पड़ गई है। उसने कल एक और बारात का खात्मा कर दिया। अब आप ही हमें उस सरकटी चुड़ैल से बचा सकते हैं। सरपंच की बात सुनकर तांत्रिक थोड़ी देर ध्यान लगाता है और फिर वह सरपंच से बोला, यह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, वह इतनी आसानी से हमारे पकड़ में नहीं आएगी। इसके लिए हमें फिर से एक बारात उस जंगल से लेकर के जाना होगा। यह सुनकर गांव वाले थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी वहां केशव आ जाता है और वह तांत्रिक से बोला, बाबा मैं दूल्हा बनकर के चलूँगा। उस चुड़ैल से मुझे बदला लेना है। उसने पहले मेरे भांजे को मारा है पर मैं बच गया। इसके बाद योजना के अनुसार पूरे गांव वाले केशव को दूल्हा बनाकर बस में बैठाकर उस जंगल में जाते हैं और जंगल में पहुंचकर बस वहीं रुक जाती है और केशव बस से बाहर आता है। थोड़ी देर में ही सरकटी दुल्हन वहां आ जाती है। हा 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 हा, तुम आ गए मेरे दूल्हे राजा। देखो मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं भी तो तुम्हें कब से ही ढूंढ रहा था, आज मिली हो तुम। आओ मेरी दुल्हन, मेरे पास आओ। सरकटी दुल्हन केशव की ओर बढ़ने लगती है। तभी गांव वाले उसके ऊपर जाल डालकर उसे पकड़ लेते हैं। आ बचाओ, मेरे साथ धोखा, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। कौन हो तुम और गांव वालों को क्यों मारती हो तुम? क्या बिगाड़ा है इस गांव वालों ने तुम्हारा? बाबा की बात सुनकर चुड़ैल बोली, मेरा नाम माया है। मेरे पापा बहुत अमीर थे। मेरी शादी में उन्होंने बहुत सारा दहेज दिया। इतना धन दौलत देखकर मेरे लालची पति ने मुझे इस जंगल में लाकर मेरा गला काटकर मुझे मार दिया। तब से मैं यही भटक रही हूँ। जब तक वह मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं सबको मारती रहूंगी। पर तुम्हारा पति था कौन? उसका नाम तो बताओ। चुड़ैल सरपंच की ओर इशारा करती है। सरपंच डर के मारे सब कुछ सही सही बता देता है। केशव के कहने पर गांव वाले चुड़ैल को आज़ाद कर देते हैं और चुड़ैल सरपंच को मार देती है और उस जंगल से हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद अब गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव चले जाते हैं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बंगलो नंबर 6। रात के करीब 10 बज रहे थे। पिज्जा कॉर्नर में बैठा करण किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। यकीन नहीं होता, जो महिमा कभी मेरे साथ जीने मरने की कसम खाया करती थी, मेरा बुरा वक्त आते ही वह ना जाने कहाँ गायब हो गई। ये डिलीवरी जॉब तो मैंने स्टार्ट कर दी, लेकिन लगता नहीं है कि आगे ज्यादा दिन इसके साथ सरवाइव कर पाऊंगा। तभी उसके सामने रखे टेलीफोन की घंटी बजती है। उसने फोन उठाकर कॉल पर लगाया। हेलो, दिस इज करण फ्रॉम पिज्जा कॉर्नर। बताइए आपको क्या ऑर्डर करना है? जी मैं कंचन बोल रही हूँ, मुझे एक पिज्जा चाहिए। जी मैम, ओके, मैं अभी लेकर आता हूँ। अब काली पहाड़ी के पीछे बंगला नंबर 6। ब्लैक पहाड़ी? अब जी जल्दी आइएगा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। करण उस औरत का पिज्जा पैक करवाता है और फिर अपनी बाइक निकालकर काली पहाड़ी के लिए चल पड़ा। काली पहाड़ी नाम से ही डरावना लग रहा है, पर क्या करूं, काम है तो जाना पड़ेगा ही।
करण इतना बोलते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से इसकी बाइक बंद हो जाती है। ओह शिट, अब इसे क्या करूं? अजीब मुसीबत है। 10 मिनट के अंदर पिज्जा पहुंचाना है और अब ये बाइक खराब हो गई। कहते हैं मुसीबत में दोस्त बहुत काम आते हैं। अरे मयंक, तू यहाँ कैसे? हाँ, दोस्त के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था। तेरी बातें भी सुन ली मैंने। सुन ली तो बता, ये ऑर्डर मुझे 10 मिनट में काली पहाड़ी के पीछे बंगला नंबर 6 में पहुंचाना है। कस्टमर एक औरत है, देर हो गई तो ना जाने क्या क्या बातें सुनाएगी। ओहो, अगर औरत है तो फिर तो मैं तुझे ले चलता हूँ। वापस आते समय अपने साथ मैकेनिक को लेकर आ जाएंगे। बोल, क्या कहता है? करण ने भी ज्यादा नहीं सोचा, फिर अपनी बाइक को जंगल में ही पार्क करके वो मयंक के साथ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों काली पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। उनके दोनों तरफ घना जंगल दिखाई दे रहा था, ना कोई घर ना कोई झुग्गी झोपड़ी। तभी उन्हें सामने एक बड़ा बंगला नजर आया। थैंक गॉड, हाँ यही है वो एड्रेस, बंगला नंबर 6। वो दोनों बाइक से उतरकर दरवाजे पर पहुंचे। करण ने बेल बजाई तो एक खूबसूरत औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत ने लाल कलर की साड़ी पहने हुई थी, जिसे देखकर मयंक का जी मचल उठा। जी मैम, मैं पिज्जा कॉर्नर से करण, ये रहा आपका पिज्जा। जी शुक्रिया। पिज्जा लेकर वो औरत बोली, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ, आप रुकिए यहीं। यह बोलकर वह औरत अंदर चली गई। उसके जाने के बाद मयंक बोला, यार ये लड़की नहीं कोई अप्सरा लगती है। मैं तो कहता हूँ चांस मार कर देख लेते हैं। नहीं यार, तुझे पता है ना मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे तूने घर को नहीं देखा क्या? इतना बड़ा घर है तो घर में माल भी बहुत होगा। हम दोनों की लाइफ बदल जाएगी। इतने में वो औरत अपने कमरे से बाहर आई। उसने करण को पैसे दिए। करण पैसे लेकर वहाँ से चल दिया। अबे यार, तू बात को समझता नहीं है यार। मुझे कुछ नहीं समझना, तू बकवास कर रहा है। तभी करण के मोबाइल पर महिला का मैसेज आया। करण मैसेज पढ़ने लगा। अगर 4 दिन के अंदर तुमने नया घर नहीं लिया और अच्छी जॉब नहीं पकड़ी तो तुम मुझे भूल जाना। पापा मेरे शादी कहीं और तय कर रहे हैं। ये मैसेज पढ़कर करण बहुत परेशान हो गया। हाँ भला 4 दिन में मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे 4 दिन में नहीं, बस एक रात में तू अमीर बन सकता है। अब बता, क्या प्लान है तेरा? ये हुई ना बात, मैं उस लड़की के कमरे में जाकर उसे संभालूंगा। उतने में तू तिजोरी से सारे पैसे और जेवर निकाल लेना। उसके बाद उसकी आंखें फोड़कर उसे अंधा करके यहाँ से निकल जाएंगे, जिससे वह पुलिस की मदद भी ना ले सके। कुछ देर बाद वो दोनों घर के अंदर घुस गए। देख, वो लड़की अब भी अपने कमरे में है। अब मैं उसके पास जाता हूँ, तब तक तू तिजोरी का सारा माल बटोर ले। मयंक आंखों में बासना लिए उस लड़की के कमरे में चला गया। करण अलमारी के पास उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वो अलमारी आराम से खुल गई। कमाल है, उसने तिजोरी में लॉक भी नहीं लगा रखा है। उसने देखा तिजोरी में बहुत सारा पैसा और सोना रखा हुआ है। यह देखकर करण की आंखें लालच से भर गई। अरे आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? और आप यहाँ तक कैसे आए? देखो, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैं तो वहाँ बस तुम्हारी तन्हाई दूर करने आया हूँ मेरी जान। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। उस औरत को डरता देखकर मयंक की हिम्मत और बढ़ गई। वह उस औरत को पकड़ने ही वाला था, तब तक वह एक कमरे में भाग गई। मयंक भी तेजी से उस कमरे में चला गया। तुम आज मुझसे नहीं बच सकती हो मेरी जान। कमरे में जाते ही मयंक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा जमीन पर 3 आदमियों की लाश पड़ी है। सभी ने पिज्जा कॉर्नर की टी शर्ट पहनी थी और वो लाशें पुरानी होने के कारण सड़ रही थी। ये क्या है? इतनी सारी लाशें? तभी उसे एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने अपने पीछे देखा तो कंचन अजीब तरह से हंस रही थी। ये सब वही है जो तुमसे पहले यहाँ ऑर्डर लेकर आए थे।
तुम मुझे डरा नहीं सकती। मैं डरने वाला लड़का नहीं हूँ। मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। हाँ। तभी कंचन एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसकी आंखें गुस्सा से लाल लाल हो गई। यह सब देखकर मयंक डर से चीख उठा, भूत भूत। आ जाओ ना जान, मेरी तन्हाई दूर कर दो ना। इतना बोलकर वह चुड़ैल मयंक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। मयंक की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी चीख सुनकर करण चौंक पड़ा। वह तेजी से उस कमरे की ओर भागा। कमरे में घुसते ही उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गया। तब उसने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक दृश्य देखा। कमरे में 4 लाशें पड़ी थी, जिनमें से एक लाश मयंक की भी थी। कंचन चुड़ैल के अवतार में मयंक के ऊपर बैठी थी। यह दृश्य देखकर करण का दिल दहल गया, मानो वह किसी लाश की तरह जड़ हो गया। यह मेरी इज्जत लूटकर मेरी आंखें निकालना चाहता था ना। अब देखो, यह हमेशा के लिए शांत हो गया। यह सुनकर करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खोलो, दरवाजा खोलो, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। तुम्हारी मौत से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगी। ये लाश जो तुम देख रहे हो, सभी पिज्जा कॉर्नर के डिलीवरी बॉय की है। इन्हें देखकर तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं आता है क्या? करण बस दरवाजे को पीटता जा रहा था, लेकिन दरवाजा खोलने वाला बाहर कोई भी नहीं था। फिर कंचन ने अपने आप बताना शुरू किया। 4 साल पहले की बात है, जब कंचन का पति कुछ दिनों के लिए शहर गया था। उस समय कंचन अपने घर में अकेली थी। एक रात कंचन अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती है। आधे घंटे बाद उसकी डोर बेल बजी। वह बाहर आई तो दरवाजे पर पिज्जा बॉय खड़ा था। वह कंचन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। लाइए, मेरा ऑर्डर दीजिए। उसने कंचन को पिज्जा दिया और फिर बोला, क्या आप घर में अकेली हैं? आपसे मतलब? इतना बड़ा घर है, ऊपर से आप इतनी खूबसूरत हैं, कोई फायदा ना उठा ले, इसलिए पूछ रहा था। आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर कंचन अंदर चली गई, लेकिन उस डिलीवरी बॉय के मन में वासना का जहर चढ़ गया था। रात के 12 बजे वह वापस आया और दरवाजा तोड़ने लगा। कौन है? कौन है? कंचन जब तक बाहर आती है, तब तक वह डिलीवरी बॉय दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था। दूर रहो मुझसे, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। उस आदमी ने कंचन पर हमला बोल दिया। उस आदमी ने मेरी इज्जत लूटी और मेरे साथ इतनी दरिंदगी की जिसे मैं सहन नहीं कर पाई, और अपना दम तोड़ दिया। और तभी से मेरी आत्मा मेरे ही घर में कैद होकर रह गई है। और तभी से मैं यह तय किया है मैंने, मैं हर उस लड़के को खत्म कर दूंगी जो मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर कोई हमला नहीं करने वाला था। लेकिन तुम आए तो उसी के साथ थे ना, जो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। अब तुम्हें भी मरना होगा। यह कहकर उसने चाकू से करण के पैर पर हमला किया। हे भगवान, मुझे बचा लो। अब आगे से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, तुम्हें भी अब मरना होगा। यह कहकर वह चुड़ैल आगे बढ़ी। तब तक करण का मोबाइल बजा और उसमें से हनुमान चालीसा की आवाज आने लगी। यह सुनकर चुड़ैल चीखने लगी, बंद करो इसको, बंद करो। यह देखकर करण की भी हिम्मत बढ़ गई। उसने देखा तो यह फोन उसकी माँ का था और हनुमान चालीसा उसकी रिंगटोन थी। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और उस कमरे की खिड़की से बाहर कूद गया। जय बजरंगबली। नहीं! करण की टांग में चोट लगी थी, फिर भी जान बचाने के डर से वह भागा और फिर मयंक की बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया। उसके कानों में अभी भी उस आत्मा के चीखने की आवाजें आ रही थी।
नहीं।